हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित का ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने 85 प्रश्नों का अध्ययन किया था। इस पार्ट 4 में हम 86वां प्रश्न से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी भाषा विज्ञान व हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर थ्योरी की वीडियो व पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या सहित वीडियो प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, जिनको आप देखें, एक सीरियल के माध्यम से देखें, नोट्स बनाएं। यदि नोट्स भी नहीं बना सकते हैं तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो हिंदी भाषा विज्ञान के इस पार्ट 4 में हम 86वां प्रश्न से अध्ययन करते हैं। 86वां प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो वह है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित प्रावधान है और 22 भाषाएं हैं जिनको शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 22 भाषाएं हैं: कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? सही उत्तर है ऑस्ट्रिक परिवार से। संताली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। संताली और मुंडारी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में मुंडा शाखा में आती हैं। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए उन्हें 18 परिवारों में वर्गीकृत किया गया था। इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में रखा जाता है। तो जितनी भी विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, उनको 18 भाषा परिवारों में बांटा गया है और क्षेत्र के आधार पर उनको 4 खंडों में बांटा गया है, जिनका अध्ययन हम करते हैं। 4 प्रमुख क्षेत्र के आधार पर खंड हैं: यूरेशिया खंड, दूसरा अफ्रीका खंड है, तीसरा प्रशांत महासागरीय खंड है और चौथा अमेरिकी खंड है, जिसको अमेरिकी परिवार भी कहते हैं। यूरेशिया खंड के भी 10 भाग हैं: द्रविड़, बहुरूपीय, काकेशी, ब्रूसकी, उराल अल्ताई, बास्क, चीनी, अत्युत्तरी, जापानी कोरियाई और शामी हामी। यूरेशिया खंड के अंदर जो दूसरा भाग है बहुरूपीय, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है: सत्तम वर्ग और केटोम वर्ग। सत्तम वर्ग में भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी है। केटोम वर्ग के 6 भाग हैं: ग्रीक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है ए, अवधि। यानी अवधि में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अवधि बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है, अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है, इसमें अति ह्रस्व स्वर का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है। अवधि बोली में स के स्थान पर स का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप चलते हैं: घोरा, घोरवा, घोरुवा। अवधि एकार बहुला है। तो दोस्तों, अवधि बोली में जो स से लिपा स षटकोण है, उसके स्थान पर स सलेट का प्रयोग किया जाता है। और अवधि बोली में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं: घोरा, घोरवा और घोरुवा। अवधि एकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो सही उत्तर है अवधि। अवधि बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
यानी कि दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश है जिससे विकसित पूर्वी हिंदी उपभाषा है, और पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी की प्रमुख बोलियां हैं जोल्हा, गहोरा और जूडर। बघेली की बोलियां हैं निबट्ठा। अवधी बोली का केंद्र है बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर। बघेली बोली का केंद्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि। अगला प्रश्न है शौर्षिनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है बी, और सिंधी। शौर्षिनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास शौर्षिनी अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी ब्राचड अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो सिंधी भाषा ब्राचड अपभ्रंश की है, और गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी जो भाषाएं हैं उनका विकास शौर्षिनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौर्षिनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी। ब्रज भाषा की तुलना में बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल शंकरत्या ने खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा है। तो दोस्तों खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी शौर्षिनी अपभ्रंश से विकसित है। इसके कई नाम हैं, और खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, कौरवी और सरहिंदी भी कहते हैं। खड़ी बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रज भाषा की तुलना में थोड़ी खड़ी खड़ी बोली जाती है, इसी कारण से इसको खड़ी बोली कहा जाता है। और राहुल शंकरत्या ने सबसे पहले खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा था। तो पूछा जाए कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था, तो हमारा उत्तर होगा राहुल शंकरत्या। 91वां प्रश्न है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो सही उत्तर इसका इसमें नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको यूपी पीजीटी में डिलीट किया गया था। पहाड़ी हिंदी का विकास खस या पैसाची अपभ्रंश दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। और पहाड़ी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें पहली है कुमाऊनी, और कुमाऊनी की उप बोलियां हैं खज परजिया, कुमैया, पछाई और दानपुरिया। पहाड़ी हिंदी की दूसरी बोली है गढ़वाली, और गढ़वाली की उपबोली हैं जौनसारी, मारची, राजी और सलानी। और पहाड़ी की तीसरी बोली है नेपाली। नेपाली बोली को गोरखाली या खसखुस भी कहा जाता है। ये पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली है। तो नेपाली के 2 अन्य नाम भी हैं, एक तो है गोरखाली और दूसरा नाम है खसखुस। नेपाली पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली मानी जाती है। पैसाची अपभ्रंश में 3 बोलियां हैं लहंदा, पहाड़ी और पंजाबी। ब्राचड अपभ्रंश की भाषा है सिंधी, और खस अपभ्रंश में भाषा है पहाड़ी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा विकसित हुई बिहारी, और बिहारी की 3 बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगला प्रश्न है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो ए इसका सही उत्तर है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। यह गलत है, क्योंकि हिंदी भाषा संयोगात्मक नहीं होकर वियोगात्मक है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, सही है। हिंदी अपभ्रंश की बाद की भाषा है, ये भी सही है। और हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है। हिंदी वियोगात्मक भाषा है, संयोगात्मक भाषा नहीं है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये यह कथन असत्य गलत है, क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। तो दोस्तों हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से विकसित है, लेकिन संस्कृत भाषा संयोगात्मक भाषा है और हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही उत्तर है शौर्षिनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास शौर्षिनी अपभ्रंश से हुआ है। शौर्षिनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाएं। शौर्षिनी अपभ्रंश से
3 उपभाषाएं विकसित हुई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया उपभाषाएं विकसित हुई। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी उपभाषा विकसित हुई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, अरबी भाषा नहीं है। अरबी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है? तो सही उत्तर है ए, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी, डोगरी, सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। तो दोस्तों गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई है। ब्राह्मी लिपि के 2 रूप थे, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से शारदा लिपि विकसित हुई। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी में विकसित हुई है। तो दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि है ये गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी और शारदा लिपि से 10वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है। ये देवनागरी लिपि का ही अंग है। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है और देवनागरी लिपि की एक अंग के रूप में है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रेगिस्तान शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। तो सही उत्तर है ए, दक्षिण। यानी दक्षिण शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। यानी ब्राह्मी लिपि के 2 भाग थे, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि के विकास को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो ब्राह्मी लिपि के 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी से देवनागरी और शारदा और दक्षिणी से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि के विकास को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि के 2 रूप थे, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से विकसित शैलियाँ हैं, दक्षिण शैली से विकसित लिपियाँ हैं तेलुगु लिपि, तमिल, कन्नड़ आदि लिपियाँ। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है गुप्त लिपि, जो कि 4वीं-5वीं सदी में थी। और 4वीं-5वीं सदी में जो गुप्त लिपि थी उससे एक लिपि विकसित हुई सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका से एक लिपि विकसित हुई कुटिल, और कुटिल लिपि से विकसित हुई देवनागरी लिपि 9वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में। और शारदा लिपि से ही विकसित 3 लिपियां हैं, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी। 97वां प्रश्न है कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितने हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी यह शब्द किसका है? तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि हिंदी भाषा अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितने कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी भाषा विदेशी है। तो ये कथन सी राजगोपालाचारी का था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ये कथन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य व अधैर्य का कवि कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो सही उत्तर है 3। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। जिसका पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।
दूसरा काल है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तीसरा काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो सही उत्तर है 22। अष्टम यानी 8वीं अनुसूची। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान में भाग 17 में 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। फिर बाद में 3 बार संविधान संशोधन हुए और उसके बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, अब 22 भाषाएं हैं। कब कौन सी भाषा को जोड़ा गया, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे भाषाओं की संख्या 15 हो गई। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और सिंधी को सम्मिलित किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, जिसको कोंकणी भी कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर ही यह संख्या 18 हो गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, जिसको नमक शब्द से हम इसको याद रख सकते हैं। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ा गया, जिससे इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं सम्मिलित हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम नमक शब्द से याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसको याद रख सकते हैं, बूढ़ी डोगरी थाली में चावल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 100वां प्रश्न है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। इसका सही उत्तर है बी, देवनागरी। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है और रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं, यानी जो लिपि विकसित होती है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो निम्न है। देवनागरी लिपि तो अक्षरात्मक है और रोमन लिपि वर्णात्मक है। लिपि विकसित होती है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले विकसित लिपि है चित्रलिपि, और चित्रलिपि से के बाद में विकसित लिपि है प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि से विकसित लिपि है भावलिपि, और भावलिपि से विकसित लिपि है ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि 2 प्रकार की होती है, एक होती है अक्षरात्मक जो कि देवनागरी लिपि है, भारत की सभी लिपियां हैं, और दूसरा रूप है वर्णात्मक जो कि रोमन लिपि है। तो ध्वनि लिपि 2 प्रकार की, अक्षरात्मक, वर्णात्मक। अक्षरात्मक भारत की सभी लिपियां हैं और रोमन लिपि वर्णात्मक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में हर वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चरित है, बोला जाता है। देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला का वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। 101वां प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा रिक्त स्थान पर आधारित है, तो सही उत्तर है सी, वाक्य पर। भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। भाषा की 4 तत्व हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का
चार अंग माना जाता है। इन चार तत्वों को ही भाषा विज्ञान का चार अंग माना जाता है, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ को। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की यदि व्याकरण की योग्यता के आधार पर सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वह पद या रूप होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निकला है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा में एक धातु है भाष और उससे शब्द बना है भाषा, और भाष शब्द का अर्थ होता है प्रकट करना। 102वां प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है? तो सही उत्तर है बी, लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा की लिखावट का ढंग होता है। और लिपि किसे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भाव या विचारों को लिख करके प्रकट करता है, मनुष्य जब अपने भाव या विचारों को लिख करके प्रकट करता है तो लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहा जाता है। 103वां प्रश्न है, रिक्त स्थान भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है? सही उत्तर है ए, हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान में केवल राजभाषा ही स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत देश के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कब की गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भाग 17 अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान में 14 थी। 8 भाषाएं बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया और इस आयोग में 21 सदस्य थे। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में किया गया, बीजी खेर की अध्यक्षता में, और उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और इस राजभाषा आयोग जो कि 1955 में गठन हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में, इसमें 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है, वो लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर है डी, उत्तरी। उत्तरी शैली से, ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि उत्तरी शैली और दक्षिण शैली में बटी। उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई जिसे गुप्त लिपि कहते हैं, और गुप्त लिपि से 6वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई जिसको कुटिल लिपि कहते हैं, और कुटिल लिपि से 9वीं सदी में
नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसको प्राचीन नागरी कहते हैं। अगला प्रश्न है 105वां। रिक्त स्थान पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। सही उत्तर है इसका बी, भाषा। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कठिनाई से सरलता की ओर बढ़ती है, गतिशील होती है। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निकली है जिसका अर्थ है भाष व्यक्त्याम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष का अर्थ होता है व्यक्तवाणी, वाणी को प्रकट करना। तो व्यक्तवाणी के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है उसको भी भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु भाषा की परिभाषा लिखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा लिखी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के पास प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ लेता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो ये विचार कामता प्रसाद गुरु के हैं। बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर यानी आपस में विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना भाषा की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उनको सामूहिक रूप से ही भाषा कहते हैं। ये बाबू राम सक्सेना की भाषा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है? तो सही उत्तर है बी, 73%। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत 73% है। भारोपीय परिवार, भारत देश में जितने भी बोलने वाले लोग हैं उनमें से 73% भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% लोगों द्वारा भारोपीय भाषा बोली जाती है। तो विश्व में 45% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। भारोपीय परिवार से संबंधित जितनी भाषाएं हैं उनको विश्व में 45% लोग बोलते हैं। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। तो विश्व में 45% लोग भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं बोलते हैं और भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली जो भी ये भाषाएं हैं ये सब की सब भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारतीय हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक कहते हैं, आर्य परिवार भी कहते हैं और भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सत्तम और केंतुम 2 वर्गों में रखा गया है। भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं हैं और उनको 2 भागों में बांटा गया है। भारोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, सत्तम और केटुम, और इन दोनों की 10 शाखाएं हैं। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। विश्व में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब भाषाओं को 18 भाषा परिवारों में बांटा गया है। विश्व की सभी भाषाओं को 18 भाषा परिवारों में बांटा गया है। विश्व की सभी भाषाओं को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 107वां। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर, तो तीसरा रूप कैसा हुआ? इसका उत्तर होगा सही, सांकेतिक भाषा। भाषा का पहला रूप लिखकर जो कि सरल होता है, दूसरा बोलकर जो कि सरल और कठिन होता है, तीसरा सांकेतिक जो कि कठिन होता है।
तो भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सरल, लिखित भाषा सरल और कठिन, और सांकेतिक भाषा कठिन होती है, क्योंकि संकेतों के माध्यम से समझना बहुत मुश्किल होता है। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। तो मौखिक भाषा किसको कहते हैं कि व्यक्ति जब बोल करके अपने विचार दूसरे को सुनाता है और दूसरा व्यक्ति विचार सुन करके समझ जाता है, तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। कि जब हम अपने विचारों को किसी अक्षर के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से लिखकर के प्रकट करेंगे तो लिखित भाषा कहलाएगी। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों यानी इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। तो दोस्तों, भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब बोल करके विचार प्रकट किए जाते हैं, विचार सुने जाते हैं। लिख करके विचार प्रकट किए जाते हैं तो लिखित भाषा। और जब संकेत या इशारों के माध्यम से कोई बात समझाई जाती है तो वो होती है सांकेतिक भाषा, जो कि बहुत ही कठिन होती है। उदाहरण के रूप में चौराहे के ऊपर यातायात को नियंत्रित करने के लिए जो सिपाही खड़ा होता है, मूक बधिर व्यक्तियों से वार्तालाप करने वाली जो भाषा होती है उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लिपि किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है बी, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहते हैं। जब किसी ध्वनि को संकेत के माध्यम से लिख दिया जाता है तो वो लिपि है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जब भी किसी भाषा को लिखने के लिए किसी प्रतीक या किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उस चिन्ह या प्रतीक को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि संसदीय समिति का गठन किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी का प्रावधान है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। तो दोस्तों, भाग 17 में अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि संसदीय समिति का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 110, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के शिलालेखों के रूप में उपलब्ध हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से, और ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है। और ब्राह्मी लिपि का यदि प्रयोग हमें देखना है तो अशोक के द्वारा लगवाए गए जो शिलालेख थे उन शिलालेखों के अंदर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और नागरी या देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों, नागरी या देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि में अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 111वां, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो सही उत्तर है सी, नांदे नागरी।
प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में नांदे नागरी कहते हैं। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में बट गई, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो भारत की जो प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, उसका प्रयोग 5वीं ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक मिलता है। इसके बाद में ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में बट गई, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है, किंतु दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी ये मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदे नागरी है। तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी के आसपास 2 भागों में बटी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई, जिसको गुप्त लिपि कहते हैं। गुप्त लिपि 8वीं सदी तक चलती रही। इस गुप्त लिपि से 9वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई, जिसको नागरी लिपि कहते हैं। ये नागरी लिपि का प्राचीन रूप था, इसलिए इसको प्राचीन नागरी लिपि भी कहते हैं। इस प्राचीन नागरी का जो क्षेत्र था वो उत्तर भारत में था, लेकिन दक्षिण भारत में भी इस प्राचीन नागरी का क्षेत्र मिलता है। तो इस प्राचीन नागरी को ही दक्षिण भारत में नांदे नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी को ही दक्षिण भारत में नांदे नागरी कहते हैं। अगला प्रश्न है 112वां। 112वां प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? तो इसका सही उत्तर है डी, हार्नले। इसका सही उत्तर है डी, हार्नले। भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय हार्नले को है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया, और हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया: पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। तो भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे हार्नले, जिन्होंने 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 1880 में हार्नले ने 4 भागों में बांटा था: पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। तो दोस्तों, ये भाषा हिंदी भाषा विज्ञान का हमारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित चौथा पार्ट था, जिसको हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स।